मैं ये जो तीनों विषय हैं, पहले ईवीएम है, तो ईवीएम आज की मनुस्मृति है, ऐसा वाक्य रचना क्यों बनाया गया है? ये ऐसी वाक्य रचना, ये वाक्य है ना, ईवीएम एक सब्जेक्ट है, मगर इसको यहां प्रेजेंटेशन करते वक्त कैसे लिखा गया? ईवीएम आज की मनुस्मृति है। ये वाक्य रचना बनाया गया। ये वाक्य रचना का शब्दशः क्या अर्थ है? इसका शब्दशः यह अर्थ है कि मनुस्मृति ने हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया था 2000 साल पहले। ईवीएम ने जो संविधान ने अधिकार दिया, वोट का अधिकार, उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है। होगी ना आज की मनुस्मृति? आगे आज की मनुस्मृति आगे अर्थ समझ में आ गया? छोटा सेंटेंस है मगर उसका अर्थ है, वो अर्थ समझ में आना चाहिए। सवाल सारी चीजें बोलने का नहीं, सवाल समझने का है। हर चीज समझने का है। समझे, आपको समझ में आ गया तो आप दूसरों को बता सकते हैं। अब दूसरा विषय है, ये लोकतंत्र पर कब्जा करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है। वो बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारी बातें कही। ब्रीफ में आप लोगों को बताना चाहता हूं संक्षिप्त में कि ईवीएम जो है, जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का जागरण भारत में बढ़ गया, तब शासक वर्ग जो 3.5% ब्राह्मण है, उनको ऐसा लगा कि इससे उनके हाथ से सत्ता की चाबी जाएगी, क्योंकि संख्या हमारी है, संख्या हमारी है। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि चुनाव फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी शब्द बहुत ज्यादा शुद्ध है, ये हिंदी भाषिक लोगों को भी समझ में नहीं आता। हिंदी का शब्द है मगर समझ में नहीं आता पारदर्शी शब्द का क्या अर्थ होता है। पारदर्शी शब्द का अर्थ होता है आर पार दिखाई देना, इधर के लोगों को भी दिखाई देना, उधर के लोगों को भी दिखाई देना, दोनों तरफ के लोगों को दिखाई देना। मशीन में आप वोट डालते हो, वोट डालने के बाद वो अंदर जाता है, पता नहीं चलता वो आपने जिसके नाम पर डाला उसी के नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ। इस वजह से मशीन पारदर्शी नहीं है। तो ये जो चुनाव है, ये फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस वजह से अल्पसंख्यक लोगों का कब्जा, 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा चुनाव के द्वारा हो रहा है। चुनाव के द्वारा हो नहीं सकता मगर हो रहा है, तो ईवीएम इसके लिए कारण है। अब इस ईवीएम को खत्म किए बगैर बहुसंख्याक लोगों पर राज कायम नहीं किया जा सकता। बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं स्थापित किया जा सकता। इससे अल्पसंख्याक लोगों का बहुसंख्याक लोगों पर राज स्थापित हो गया है। तो हो नहीं सकता मगर हो गया, ईवीएम की वजह से हो गया है। तो इस वजह से हम लोगों को निश्चित रूप से ये काम करना होगा कि इसको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा संक्षिप्त में बताता हूं कि अगर हमारे पास सारे देश भर में 15 लाख महिलाएं हैं, महिलाओं का अधिवेशन इसलिए महिलाएं हैं, तो 15 लाख महिलाओं को 15 लाख बूथ पर केवल एक काम करना है 2024 में। कौन सा? वो मशीन को वोट डालने के बजाय उठाने का और जमीन पर पटक देने का, यानी फोड़ने का, तोड़ने का। पुरुषों की बजाय महिलाओं को यह करना चाहिए। अब अगर एक जगह तोड़ा जाता है तो दूसरी मशीन आ जाती है, दूसरी मशीन आ जाएगी। 15 लाख मशीनों को तोड़ने के बाद इमीडिएट 15 लाख मशीन नहीं आती है, समझ में है? तो 30 लाख मशीन नहीं बनाते। तो ये करना होगा।
अब देखो ये मैं काय के लिए बोल रहा हूं, जानबूझकर बोल रहा हूं। चुनाव आयोग को खबर चली गई कि वामन मेश्राम ने 2024 में चुनाव में मशीन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सारे देश भर में पहुंच गई, एक है यहीं से पहुंच गई। सबसे पहले चुनाव आयोग ने सुना होगा, तो उनको सुनाने के लिए बोल रहा हूं। आप लोगों को सुनाने का क्या मतलब है? कोई मतलब तो बनता है नहीं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है उसको रखना या नहीं रखना है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, न्यायपालिका के द्वारा इस मशीन को प्रोटेक्ट किया गया है। मैं चुनाव सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूं, तो मेरे पास ज्यादा डाटा है, मेरे पास ज्यादा जानकारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की केस भी जीत चुका हूं। केस जीतने के बाद कांग्रेस बीजेपी ने फिर इकट्ठा आकर फिर 2019 के चुनाव में फरवरी में फिर गड़बड़ी की दोबारा, ये 2019 में। उसका जजमेंट 8 अप्रैल 2019 को आया है, वो जजमेंट भी हमारे पास है, जिसमें मिलान करने का 1% का ऑर्डर दिया गया है। तो मैंने उस जजमेंट को स्वीकार नहीं किया और मैंने रिवीजन पिटीशन डाला हुआ है 2019 से सुप्रीम कोर्ट में। तो कोविड की वजह से उस पर हियरिंग नहीं हुई, तो अभी मैं वकील को भेजने वाला हूं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो अभी मेरी हियरिंग किया जाए। अभी 8 दिन में मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। मगर इतना से ही नहीं होगा, अभी इस पर केवल अकेले ईवीएम के मुद्दे पर मैं एक भारत बंद करूंगा, केवल अकेले ईवीएम के मुद्दे पर भारत बंद सारे देश भर में। और ये काम 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महामोर्चा लेकर जा रहे हैं, उसके बाद होगा। पहले उनको वहां जाके पकड़ता हूं, ऐसा पकड़ता हूं नागपुर में उनको, ऐसा जाके इधर उधर नहीं है कि इनके जो बच्चे हैं ना, ये आरएसएस के लोगों की बच्चे हैं। ये आदित्यनाथ, ये कौन है? ये इनका ही बच्चा है। ये जो मुझे कार्यक्रम नहीं करने दे रहा है, ये आरएसएस का बच्चा है। हरियाणा में भी आरएसएस का बच्चा है, बंगाल में भी आरएसएस का बच्चा है। ये हमको रोक रहा है, तो ये आरएसएस के बच्चे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बाप को क्यों ना पकड़ा जाए, सारे बच्चों को पकड़ने का क्या मतलब है? बाप को पकड़ेंगे तो सारे बच्चे जमानत के लिए आ जाएंगे। जब जमानत के लिए आएंगे तो मैं खुद ही पकड़ लूंगा, वो अलग अलग जगह जाने की क्या जरूरत है, वो खुद ही आ जाएंगे। जब जमानत के लिए आएंगे तो पकड़ लेंगे। तो इसलिए अभी 6 अक्टूबर को हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे और उसके बाद ईवीएम के लिए भारत बंद होगा। ईवीएम के लिए भारत बंद होगा, मगर भारत बंद के पहले मैं ये घोषित कर रहा हूं कि 13 लाख या 15 लाख महिलाओं को ऑल इंडिया में 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख मशीन है, तो 15 लाख बूथ पर 15 लाख महिलाओं को मशीन को जाके तोड़ना है। तोड़ना है ना? है? तोड़ना है कि नहीं? तोड़ना है ना? हाँ, अभी हाथ नीचे करो। अब दोबारा पूछता हूं, पहले 2 साल की सजा थी। जब मैंने पिछली बार तोड़ने का ऐलान किया था तो वो 5 साल की हो गई। अब हाथ खड़ा करो। अभी भी है। अच्छा, तो जो महिलाएं, नहीं पुरुषों का नहीं चाहिए, पुरुषों का नहीं, महिलाओं का चाहिए। जो महिलाएं 5 साल जेल में जाने के लिए तैयार है और अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 5 साल जेल में जाकर वापस आ जाएगी, फिर तो उनका हम सारे देश भर में सम्मान करेंगे और उनको स्वतंत्रता सैनिक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट मेरे सिग्नेचर का होगा, वो फोटो बनाकर घर में लगाया जा सकता है, ठीक है। अभी मेरा सिग्नेचर रिजर्व बैंक के गवर्नर से ज्यादा मूल्यवान हो गया है। उससे केवल नोट चलता है और मेरे से जो है देश चलेगा। बहुत फर्क है, सामान्य बात नहीं बता रहा हूं। हाँ, तो इसलिए, और फिर जितनी महिलाएं 5 साल
इसके लिए जेल में जाने का संकल्प कर लेगी तो संकल्प करने से ईवीएम हट जाएगा, जेल में जाना नहीं पड़ेगा। 15 लाख महिलाएं अगर सड़कों पर आकर संकल्प घोषित कर देगी कि हम 5 साल जेल में जाने के लिए तैयार है और तोड़ेंगे मशीन, किसी को जेल नहीं हो, उसके पहले ही पीछे ले लेंगे। आप समझ नहीं रहे, रणनीति है। रणनीति का मतलब है रन यानी युद्ध, नीति यानी नीति, युद्ध नीति है। अब सारा डिटेल नहीं बोल सकता, उनको मालूम हो जाएगा, उनको मालूम नहीं होना चाहिए, केवल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उतना ही बोल रहा हूं। आप लोगों को अपने जिले में आकर प्राइवेट में बताऊंगा, उनको मालूम नहीं होना चाहिए। मगर इतना जरूर है कि ये जो लड़ाई है, यदि 15 लाख महिलाएं सारे लोकसभा के 543 और 15 लाख बूथ में, अगर 15 लाख महिलाएं, केवल एक बूथ में एक महिला, 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साथ 2 को नहीं जाने देते वोट के लिए, एक को ही जाने देते, तो एक ही चाहिए। तो ऐसा हम लोग आने वाले समय में संकल्प कर लेते हैं और 15 लाख महिलाएं सारे देश भर में घोषित करती है कि हम मशीन तोड़ेंगे। मशीन तोड़ने के लिए मशीन रहेगी ही नहीं, क्यों? पीछे ले लेंगे। इतनी ज्यादा ताकत होगी महिलाओं में, पता नहीं आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। ये ताकत आपके अंदर है। पुरुष तो आसानी से जेल में जाके वापस आ जाता है, 15 लाख महिलाएं ईवीएम को हटाने के लिए जेल में जाने का संकल्प कर रही है। कलंक लग जाएगा मोदी के नाम पर दुनिया में। अभी आज की खबर है ना, दुनिया का बड़ा नेता, तो दूसरी खबर आई है, दुनिया का सबसे कलंककारी नेता 15 लाख महिला को जेल में डाला। तो कोई आदमी ये कलंक लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए ईवीएम के बारे में अब केवल एक ही मुद्दा बता रहा हूं, वो ये है कि इसे 2024 में तोड़ना है। ओके, यहां से जाकर अभी महिलाओं को अपने अपने जिले में तैयार करो, मानसिक रूप से जेल में जाने के तैयार करो। जो महिलाएं मानसिक रूप से जेल में जाने के तैयार होगी, उनको ये भी बोलो जेल में जाना नहीं पड़ेगा, तैयारी करोगे तो। जेल में जाने की तैयारी करोगे तो जेल में नहीं जाना पड़ेगा। जेल में जाने से डरोगे, बार बार जाना पड़ेगा। ये लड़ाई है, ये रणनीति का मामला है। ये लड़ने वाले लोगों को, लड़ाई लड़ने वाले लोगों को मालूम है ये हुनर क्या है, तो वो हम जानते, इसलिए बता रहा हूं। अब दूसरा विषय है कि विरासत का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने 1952 को कहा। तो क्यों कहा 52 को? संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो फिर ये विरासत का अधिकार उन्होंने क्यों नहीं दिया महिलाओं को 26 जनवरी 1950 को? 52 को क्यों बोल रहे? तो बाबा साहब आंबेडकर 25 दिसंबर 52 को इस्तीफा देकर, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा देकर बाहर आ गए थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया था। तो ब्राह्मणों के लोगों ने हंगामा किया, उस कानून की विरोध में महिलाओं को भेजा बाबा साहब आंबेडकर का मुर्दाबाद 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 करने के लिए। तो महिलाएं बाबा साहब आंबेडकर का मुर्दाबाद करने लगी। तो बाबा साहब आंबेडकर ने मुर्दाबाद कहने वाली महिलाओं को कहा 11 महिलाओं का डेलीगेशन लेकर मेरे पास आ जाओ, बाकी को मुर्दाबाद करने दो। तो 11 महिलाएं लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिस में बाबा साहब को मिलने के लिए दिल्ली में आई। बाबा साहब ने पहला सवाल पूछा, क्यों विरोध कर रही हो? कहा कि आप हमारे पति से आपका डाइवोर्स करवाने का कर रही हो, पति से आप हमको अलग करना चाहते हो, ऐसा कानून बना रहे हो, इसलिए आपका मुर्दाबाद कर रहे हो। तो बाबा साहब आंबेडकर ने उनको कहा कि हिंदू कोड बिल में एक मुद्दा नहीं है। हिंदू कोड बिल में ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को, तमाम महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है और मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को अधिकार वंचित किया गया है। जितनी महिलाओं को अधिकार वंचित किया गया है उन सभी लोगों को मैं अधिकार देना चाहता हूं। विरासत,
क्या है? इसलिए पुरुषों की तरह ही अपने को भी विरासत का अधिकार मिलना चाहिए। पता नहीं ये शब्द बराबर लिखा है कि नहीं लिखा, हमारे मराठी में वारसा बोलते, वारसा है, वारसा हक्क। तो जो मराठी महिलाएं हैं उनको समझ में आया होगा वारसा हक्क। म्हणजे बापाची जी प्रॉपर्टी आहे, बापाची जी प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामध्ये भावाला सुद्धा तोच अधिकार, बहिणीला सुद्धा तोच अधिकार, वारसा हक्क। तो ये विरासत शब्द जो है ये शायद ये हिंदी का सही लिखा हुआ नहीं है। विरासत का अर्थ जो है वो थोड़ा अलग होता है, और इसलिए मैं आपको इस थोड़ा समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि ये अधिकार नहीं था महिलाओं, मनुस्मृति के अनुसार नहीं था। ये अधिकार मिलना चाहिए, इसमें हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था। जैसे डाइवोर्स के संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा है या ब्राह्मण धर्म में क्या लिखा है? ब्राह्मण धर्म में लिखा है कि यही पति 7 जन्म तक मिलना चाहिए। है? कितना मिलना चाहिए? कितने जन्म तक? 7 जन्म तक। अब एक महिला एक जन्म में मर गई, अब उसको कैसे मालूम होगा कि 6 रह गए? एक तो हो गया, अब मरने के बाद मान लो ये पुनर्जन्म तो हम मानते नहीं, अगले जन्म में वो पैदा हो गई, तो वो पूरे जन्म में इसका पति फला फला था और वही पति के साथ दोबारा उसका शादी हो गया है, ये उसको पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? दोबारा 7 बार दोबारा मर जाएगी, तो तीसरी बार भी पता नहीं चलेगा कौन सा पति है। मरने के बाद यही मिल गया कि नहीं मिला कि दूसरा है। यानी 7 की गिनती 1 होने के बाद 6 रह गए, 2 होने के बाद 5 रह गए, वो गिनती 1 से शुरू होती ही नहीं है। आज नगद और कल उधार, मालूम है? आज नगद कल उधार। वो दुकानदार के पास आप जाते हो, उसमें लिखा रहता आज नगद है कल उधार है। फिर आप सोचते हैं वो कल उधार बोला था, दुकानदार ने लिख के रखा कल उधार देंगे, आज नहीं देंगे। फिर कल गया, फिर पड़ा आज नगद है कल उधार है। आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यानी आप दुकान में गए, उसमें लिखा है आज नगद है कल उधार है, ठीक है? तो वो जिसने पढ़ा बोला नहीं कल उधार मिलने वाला है, कल जाता हूं। फिर कल आ गए तो फिर पढ़ा आज नगद है कल उधार है, आज कल आता ही नहीं है। उसी तरह से 7 जन्म वाला जो पति वाला मामला है वो आता ही नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो चक्कर है ये आपको समझा रहा हूं। तो बाबा साहब ने क्या व्यवस्था किया डाइवोर्स में? क्या व्यवस्था कि जिस पति के साथ जिस पत्नी का व्यवहार वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, ये उसको आजादी होनी चाहिए। वो उसके साथ रहना चाहती, उसकी इच्छा है, नहीं रहना चाहती वो भी उसकी इच्छा है, उसकी आजादी है। वो चाहे तो उससे डाइवोर्स लेकर रीमैरिज कर सकती है। रीमैरिज का भी अधिकार जो है नहीं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार रीमैरिज का भी अधिकार नहीं है। तो डाइवोर्स का भी अधिकार बहाल किया गया, रीमैरिज का भी अधिकार बहाल किया गया। तो आप लोगों को पता है रीमैरिज, डाइवोर्स का कानून लागू हो गया, रीमैरिज भी है, होता कि नहीं आज का? तो ये अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने, ये आजादी का अधिकार, आप बोल रहे ना आजादी होनी चाहिए, आजादी, ये आजादी का अधिकार का मामला है। ये गुलामी से महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, ये शब्द है, व्यवहार में ये बात है। मान लो कोई शराबी आदमी पति है, किसी महिला का पति शराबी है, ठीक है? वो शराब पी के घर में आ रहा है और डेली कुटाई कर रहा है। कुटाई समझते हो? एक है पिटाई, एक है कुटाई। यानी पिटाई यानी थोड़ा सा, कुटाई यानी ज्यादा। दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ है, एक पिटाई का है, एक कुटाई का है। तो वो पति जो है पिटाई भी करता है, कुटाई भी करता है, तो एक आध बार तो
महिला या कोई महिला सहन कर लेती है, जब बार बार ऐसे होता है कोई सहन नहीं कर सकता तो उसको अधिकार होना चाहिए, ये बात है। ऐसे वारसा के बहुत सारे अधिकार हैं, ऐसे तमाम प्रकार के अधिकार है, वो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब आंबेडकर ने देने के लिए लिखा था, वो मंजूर नहीं हुए, इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे में ये कारण लिखा हुआ है कि मैंने तमाम लोगों को अधिकार दिए, एक महिलाओं को रह गया, तो महिलाओं को देने के लिए भी उन्होंने कानून बनाया और कानून बनाकर लागू करने की कोशिश की। ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो नेहरू पीछे हट गए, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि जब यहां दिखाने के लिए मंत्री बने रहने का साला कोई मतलब तो है नहीं। अगर मैं महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं सकता तो फिर दिखाने के लिए मंत्री रहने की क्या जरूरत है। महिलाओं के लिए भी इस्तीफा दिया। मुझे नहीं लगता महिलाओं को पता है कि नहीं, हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफा देने का मतलब है महिलाओं के लिए इस्तीफा दिया। अगर आप हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफा दिया कहते हो और इसके बजाय महिलाओं के लिए इस्तीफा दिया है, बहुत फर्क है, समझने का फर्क है। मगर रियल में महिलाओं के लिए इस्तीफा मालूम नहीं है। तो बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं ये भाषण से मिलने वाला नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इस बात को बाबा साहब आंबेडकर ने आंदोलन का एक स्टेप उठाया। क्या उठाया? महिलाओं के अधिकार के लिए तुम लागू करने का विरोध कर रहे हो, ए लो इस्तीफा। इस्तीफा देना भी आंदोलन का मामला था। इस्तीफा देने के बाद नेहरू को लगा कि 50% महिलाओं में मेरी प्रतिमा मलिन हो गई है, अगले चुनाव में पता नहीं महिलाएं मुझे वोट देगी कि नहीं देगी। मजबूर होकर बाबा साहब आंबेडकर के इस्तीफे की वजह से एक टुकड़ों टुकड़ों में कई बार पास किया गया है। मुझे लगता आप लोगों को पता है, एक साथ पास करने के बजाय टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। तो इसलिए बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि सभा सम्मेलनों में भाषण करने से नहीं होगा, आंदोलन करना होगा। तो उन्होंने आंदोलन के लिए एक स्टेप उठाया, इस्तीफा, तो लागू हो गया। दूसरा विषय हो गया। तीसरा है महिलाओं का ज्वाइंट इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं होना चाहिए, महिलाओं को तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिखता क्या है, अरे महिलाओं को ज्वाइंट इलेक्टेड के नाम पर अधिकार दिया गया है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखकर रखा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट से दलाल और भड़वे पैदा होते हैं और गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये 3 ग्रंथ है जिसमें बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा। उसमें उन्होंने कहा ये दलाल और भड़वे पैदा होंगे ज्वाइंट इलेक्टोरेट से। अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट से दलाल और भड़वे पैदा होंगे, यह शब्द प्रयोग पुरुषों के लिए हम विचार करते हैं कि यह पुरुषों के लिए कहा गया बाबा साहब आंबेडकर ने कि ये पुरुष दलाल हो जाएगा, भड़ुआ हो जाएगा। मान लो ये महिलाओं के लिए लागू हो गया, वो लागू है ही। इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस चुनाव क्षेत्र में स्त्री को भी टिकट मिल सकता है, पुरुष को भी मिल सकता है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर वो शेड्यूल कास्ट की महिला है, अगर वो शेड्यूल ट्राइब की महिला है, तो रिजर्व सीट पर कांग्रेस वाले, रिजर्व सीट पर बीजेपी वाले पुरुष को भी टिकट दे सकते हैं, महिला को भी दे सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं। तो महिला को देने से क्या होगा? तो महिला को देने से, देखो बाबा साहब का शब्द लागू करता हूं कि दलाल होगा, भड़ुआ होगा, तो महिला दलाल होगी, भड़ुआ होगी, तर्क नहीं जम रहा है, तर्क शब्द सूट नहीं हो रहा है।
ये शब्द जो है सुटेबल नहीं बन रहा है। पुरुष के लिए दलाल भड़ुआ शब्द बराबर सूट हो रहे हैं, महिला में दलाल पैदा होगी और भड़ुआ पैदा होगी, सूट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जा सकता है वो माइक पर मैं बोल नहीं सकता, माइक पर मैं बोल नहीं सकता। तो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो ऐसी महिलाओं को टिकट देंगे और ऐसी महिलाएं चुनकर आएगी तो राजनीति का बहुत भारी पतन होगा। ऐसी महिलाएं उसमें से चुनकर जाएगी। पुरुषों में तो दलाल पैदा होगा, भड़ुआ पैदा होगा। अब महिला में दलाल होगा, भड़ुआ होगा, यह शब्द प्रयोग की जगह महिला के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करना होगा, और जिन शब्दों का प्रयोग करना होगा वो माइक पर मैं बोल नहीं सकता। कोई सभ्य आदमी ये बात बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। तो आप लोगों को इशारे से समझा रहा हूं कि मैं बोल नहीं सकता, तो मुझे लगता है बहुतों को समझ में आएगा कि शब्द जो है, जो महिलाओं को जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर आने से लागू होगा, वो शब्द बहुत खराब होगा, इसलिए वो बोलने लायक नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ये बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जॉइंट इलेक्टोरेट ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता, सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता आपको बताता हूं। अभी 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते, अभी आज के तारीख में 22.5%। तो 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक जितनी सेंट्रल में सरकारें बनी, कोई भी सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। कांग्रेस की कोई भी सरकार सेंटर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनी। 131 मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। बीजेपी की भी सरकार 2019 को जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को 303 लोकसभा की सीटें चुनकर आई, उसमें 76 सीटें एससी एसटी की चुनकर आई। 303 में से 76 निकाल दो तो 227 सीटें बचती है। 227 सीटों से कोई भी सेंट्रल में सरकार नहीं बन सकती। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी 543 टोटल है। तो बहुमत के लिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। 303 आई, 303 में 76 एससी और एसटी की है, अगर वो माइनस कर दो तो 227 रहती है। यदि बाबा साहब आंबेडकर की योजना जो अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, बाबा साहब आंबेडकर की योजना अंग्रेजों ने स्वीकार किया था और 17 अगस्त 1932 को उस बात को कम्युनल अवार्ड में घोषित कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे, यानी ब्राह्मणों से सेपरेट होंगे। इसका मतलब है कि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल का आंदोलन चला रहे हैं, तो अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, नहीं सेपरेट हो जाएंगे, अंग्रेजों से सेपरेट हो जाएंगे। मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ब्राह्मणों से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट का मतलब है पृथक हो जाएंगे। पृथक, एक और शब्द का यूज कर रहा, पृथक हो जाएंगे। तीसरा शब्द यूज कर रहा हूं, अलग हो जाएंगे। अंग्रेजी में सेपरेट हो जाएंगे, यानी ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे, ब्राह्मणों के अधीनस्थ थे, ब्राह्मणों के गुलाम थे, वो 17 अगस्त 1932 को आजाद हो जाएंगे। आजाद कैसे होंगे?
अब ब्राह्मणों के भरोसे पर शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट जीतना या हारना अवलंबित नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट जीतना है तो शेड्यूल कास्ट वाले ही डिसाइड करेंगे। शेड्यूल ट्राइब का आदमी जीतना है, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर वो हारना है तो शेड्यूल ट्राइब कास्ट के ही लोग डिसाइड करेंगे और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही डिसाइड करेंगे। यानी हमारा कैंडिडेट एससी एसटी का हारना और जीतना हमारे ही नियंत्रण में होगा, अब ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं होगा। इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट ब्राह्मणों से राजनीतिक रूप से आजादी हासिल करने का अधिकार था। आ रहा कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का मामला है, इतना आसान नहीं है समझ में आ जाए। आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने सारिका को घंटा भर समझाया था, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट उसने कुछ बोला, मैं फिर सुनना बंद कर दिया उसका। सारिका का मैंने सुनना बंद कर दिया कि इसको मैंने जो कहा था वो बोल नहीं रही है, जो नहीं कहा था वो बोल रही है। हाँ, तो ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का मामला है, इतना आसान नहीं है कि आधे घंटे में समझ में आ जाए। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री समझ रहे हो? देश को गवर्न करने का मामला है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हमारे लोगों को शासन करने वाली जमात बनाना है। तो बना दिया था 17 अगस्त 1932 को बना दिया था, शासक वर्ग बना दिया था। कोई सरकार 1950 के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर दिल्ली में बनती ही नहीं। 131 लोग जब सेपरेट इलेक्टेड होता तो जो सबसे ज्यादा झगड़ालू आदमी चुनकर जाता, समाज के लिए जो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला आदमी है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, वही चुनकर जाता। और जब वो चुनकर जाता पार्लियामेंट में तो गांधी की बाल पकड़ने के लिए बाल ही नहीं थे, बाल पकड़ते उधर गांधी के, ऊपर से जब नहीं मिलते तो साइड में पकड़ते गांधी के। तो गांधी को पहले मालूम हो गया साला ये बाजू के भी ये लोग नहीं रखने वाले, ये भी उखाड़ कर फेंक देंगे पहले ही, तो ऊपर वाला तो खत्म हो गया है। गांधी को पहले समझ में आ गया। तो गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू किया कि ये तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर आजादी हम हासिल कर लेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार बनाने के लिए तो अंबेडकर का ही समर्थन लेना पड़ेगा भाई। अंबेडकर के समर्थन के बगैर कोई सरकार बनने वाली ही नहीं है। और अंबेडकर के हाथ में जब 131 मेंबर पार्लियामेंट होते, 22.5% होते, तो वो कह सकते मेरे को ही बनाओ प्रधानमंत्री, वो मेरे को ही बनाओ, सरकार ही बनाना है ना, तो मेरे को ही बनाओ। क्योंकि काशीराम जी के पास सीटें कम होती थी, मगर वो नहीं, मुख्यमंत्री तो मेरा होना चाहिए। 2 महीने तक उन्होंने अपने लोगों को छुपा कर रखा, नहीं मुख्यमंत्री तो मेरा होना चाहिए। सीटें 63, 403 में 63 सीटों पर मुख्यमंत्री बनाया मायावती को। मायावती की तो अब क्या बोला जाए, आप महिला लोग हैं, उसमें बोलूंगा आप लोगों को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा। मायावती तक तो पहुंचेगा नहीं, वो तो सुनती ही नहीं किसी का, इसी वजह से उसका बेड़ा गर्क हो गया। अभी बेड़ा गर्क करने के लिए, अभी उसका बेड़ा गर्क करने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो इस तरह से ये जो अधिकार है, इससे हम लोग आजाद भारत में शासक वर्ग हो गए। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है, कानपुर में उन्होंने दिया, लखनऊ में उन्होंने दिया कि ये लोग शासक वर्ग हो गए होते। शासक वर्ग होते, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर उसको लागू कर देते।
मगर जब गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया तो ओबीसी ने गांधी जी का समर्थन किया। ओबीसी ने गांधी जी का समर्थन किया। मैडम पुष्पा जी, ऐतिहासिक जो गलती है, उस गलती की वजह से क्या हुआ? पुनः पैक्ट लागू हो गया। ओबीसी ने गांधी का समर्थन किया, इसकी वजह से पुनः पैक्ट लागू हो गया। पुनः पैक्ट से 22.5% दलाल और भड़वे मिल गए। ओबीसी की जरूरत ही नहीं रही। बगैर ओबीसी के समर्थन के उन्होंने सरकार बना ली और उन्होंने सोचा जब एससी एसटी के लोगों के समर्थन से ही हम अपनी सरकार बना सकते हैं तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने की जरूरत क्या है। जिस गांधी को ओबीसी के लोगों ने साथ सहयोग किया, उसका परिणाम ओबीसी के लोग भुगत रहे। बहुत लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती। राजनीति इतना आसान नहीं है कि समझ में आ जाए। राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति का मतलब है देश चलाने वाली नीति। तो बच्चों का खेल तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं। तो इसलिए ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये जॉइंट इलेक्टोरेट ने अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य लोगों पर राज करने का अधिकार बहाल किया और हमारे लोगों को दलाल और भड़ुआ बनाने का काम किया और इसका सहारा लेकर ओबीसी के भी अधिकारों को रोकने का काम किया। इतना भयंकर परिणाम हुआ। इसकी समीक्षा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ओबीसी को ब्लेम देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह बात मैं ओबीसी को ब्लेम देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। काहे के लिए बोल रहा हूं? गांधी महाराज की जय बोलना बंद करो। अभी तो करो बंद। गांधी महाराज की जय, अरे गांधी महाराज की जय। तेरे पिछवाड़े पे साले जितनी चुनाव हुए उतनी लात मारा। जय तो बंद करो। इसके लिए बोल रहा हूं। उसकी वजह से तुम्हारे साथ सत्यानाश हो रहा है। तो ये बात खास तौर पर मैं समझा रहा हूं। तो एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो गया होता, दो बातें होती। गांधी को 15 अगस्त को आजादी मिली और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 17 अगस्त 1932 को मिली। कितने लोगों को पता है? गांधी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली और बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मणों से सेपरेट किया, यानी ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद कर दिया। तो आजादी का दिन है 17 अगस्त 1932। 32 और 9, बाबा साहब अंबेडकर की उम्र 41 साल थी। तो 41 साल के उम्र में बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लोगों को आजादी दिलाई। और एक्चुअल लड़ाई कितनी है? तो 1918 से लेकर 1932। तो 32 से 18 निकालो, कितने रह गए? 16 कि 14 है? 18 और 14 32 है ना। 14 साल के संघर्ष में बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को आजादी दी। 14 साल केवल। कैलकुलेट करके बता रहा हूं। है किसी को पता नहीं? ये आजादी है। दूसरा, एक तो आजादी है, दूसरा पॉलिटिकल पावर, शासन करने वाली जमात। दो बातें, ये दो अधिकार हासिल किए और इस वजह से गांधी ने आमरण अनशन किया। इस वजह से आमरण अनशन किया गांधी ने। जब गांधी ने जेवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया तो सरदार पटेल गांधी जी को देखने के लिए आए। जब देखा गांधी जी को, अरे तो जा रहा है, 2-4 दिन में जाने वाला है। जाने वाला समझ रहा हूं, ये 2-4 दिन में जाने वाला है। तो अरे गांधी जी को कहा, गांधी जी अछूतों में और आजादी के बीच में आप अपने आप को सैंडविच क्यों बना रहे हो? सैंडविच समझते हो? घर में बना के खाते हो भाई। है 2 ब्रेड के टुकड़े और बीच में टमाटर,
तो ये जो टमाटर है ये गांधी है। सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा कि आप अछूतों में और आजादी के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच क्यों बनाया? तो गांधी जी को लगा कि सरदार पटेल को समझ में नहीं आ रहा मैं उपवास क्यों कर रहा। तो महादेव भाई देसाई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको इशारे से कहा, महादेव भाई तो गुजरात में कोई भी आदमी का कुछ भी नाम हो उसमें भाई लगता है, कोई भी नाम भाई, कोई भी नाम भाई, और गुजरात में जो महिला है कोई भी नाम बेन, भाई बेन, ये दो नाम उस रिवाज है। आप लोगों को मालूम हो सारे देश का, मैं सारे देश का जानता हूं तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो संस्कृति है अलग अलग राज्य की वो जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो महादेव भाई को गांधी ने कहा इस सरदार को समझ में नहीं आ रहा, जरा मुझे उठा के बिठाओ। तो 2-3 पीलो लेकर गांधी जी को उठाकर बिठाया और पीछे टेकने के लिए गांधी जी को पीलो लगाया। गांधी टेक के बैठ गए और साइड में सरदार पटेल बैठ गए। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि सरदार तुम जानते नहीं हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से मुसलमानों के प्रतिनिधि चुनकर जा रहे, सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जा रहे, वो मुसलमान गुंडे, वो मुसलमान गुंडे। गांधी जी बोल रहे, असली गांधी बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया वालों को असली गांधी मालूम नहीं, मुझे मालूम है असली गांधी। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि जो मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते हैं वो मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि है, वो मेरी सुनते नहीं है, वो मुसलमान गुंडे। रियल रिप्रेजेंटेटिव को गांधी जी गुंडे बोल रहे, जो गांधी जी की हां में हां मिलाए। बहुत सज्जन आदमी है, उसके विरोध में भी बोले गांधी तो भी सज्जन आदमी है। इसलिए गांधी जी ने कहा मुसलमान गुंडे, उसी तरह अगर अछूतों के प्रतिनिधि सेपरेट इलेक्टोरेट में, आदिवासियों के प्रतिनिधि सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर गए, दोनों गुंडे इकट्ठा हो जाएंगे। सरदार, दोनों गुंडे इकट्ठा हो जाएंगे संसद में, इधर उधर नहीं, संसद में इकट्ठा हो जाएंगे और सरकार तो तुम्हारी बनेगी, सरकार तो तुम्हारी बनेगी, मगर चलने नहीं देंगे। सरकार तुम्हारी बनेगी मगर चलने ये लोग नहीं देंगे, और सरकार तुम्हारी गिर जाएगी। इसलिए उपवास कर रहा हूं। तू सैंडविच की बात कर रही है, तेरे को समझ नहीं आ रही है? मैं उपवास क्यों कर रही है, तेरे को समझ में नहीं आ रही है? गांधी जी ने ये वार्ता सरदार पटेल को समझाई। महादेव भाई देसाई पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के। जो भी डायलॉग हो रहा था महादेव भाई देसाई डायरी में लिख रहे थे। गांधी जी चले गए, सरदार भी चले गए, महादेव भाई देसाई भी चले गए। तो ये जो मैं तुमको बता रहा हूं मुझे कैसे मालूम हो गया? क्योंकि तुम तो, आप लोग बोलेंगे तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे, तुमको कैसे मालूम हो गया? तुम तो ऐसा बोल रहे थे कि जैसे ये लोग डायलॉग कर रहे, बाजू में खड़े होकर तुम सुन रहे थे, ऐसी बातें कर रहे हो, तो तुमको कैसे मालूम हो गया? सरदार चले गए, गांधी जी चले गए, महादेव भाई देसाई चले गए, डायरी रह गई, डायरी रह गई। हमारे इतिहास से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो और वामन में शाम को पढ़ने का मौका ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं तो वहां जैसे कुत्ते की नाक होती है ना, सूंघते, मैं वहां सूंघता हूं। साला कहां हमारा इतिहास छुपा हुआ है। और वो डायरी हमने ढूंढ के निकाली, उस डायरी में ये डायलॉग है जिसमें गांधी जी मुसलमानों को, उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव को कह रहे हैं मुसलमान गुंडे।
आज भी मुसलमानों को गांधी जी बहुत भले आदमी लगते हैं, बहुसंख्य मुसलमानों को। कदीर साहब, ईमानदारी से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बहुसंख्य मुसलमानों को गांधी जी बहुत भले ही लगते हैं कि भला आदमी है ये। वामन मिश्रा खामखा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ये तो भला आदमी है। देखो, दो आदमी के बीच का फर्क समझना सीखो। एक है गुड मैन एंड राइट मैन। द डिफरेंस बिटवीन गुड मैन एंड द राइट मैन। जो गुड आदमी होता है ना, अच्छा आदमी, उसको सारी दुनिया अच्छा है, सारे लोग अच्छे 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 अच्छे, उसको गुड मैन कहा जा सकता है। एक गुड मैन है। दूसरा आदमी राइट मैन। राइट मैन के जो सही है वही सही है, जो गलत है वो वही गलत है, वो कहेगा, उसको बोलते राइट मैन। तो भले लोग जो है हमारे, वो गांधी जी को देर खामखा वामन मिश्राम, उसने किसका क्या बिगाड़ा? वो आधा धोती पहनता था, कुछ भी नहीं, किसी को परेशान नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, खामखा संत आदमी था, महात्मा आदमी था। गलत कैसे हो सकता है? मैंने एक आदमी को पूछा, गलत कैसे हो सकता है? उसने कहा आप कुछ भी कह रहे हो। मैंने पूछा क्यों नहीं गलत हो सकता? तो उसने कहा महात्मा थे, संत थे, कैसे गलत हो सकते? तब मुझे समझ में आया, ऐसा लगे संत का प्रभाव अभी भी है। गांधी का कम हो गया, संत का बचा हुआ है, महात्मा का बचा हुआ है, तो लोग उसको महात्मा कहते हैं। ये महात्मा गलत नहीं हो सकता। मगर मैं आपको महात्मा की कहानी थोड़ा बताता हूं आधा मिनट में। गांधी जी जब सबसे पहले साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने पूना के गोखले नाम के ब्राह्मण को गुरु बनाया। तो गोखले को पूछा, गुरु जी मैं क्या करूं? तो गोखले ने गांधी जी को कहा कि तुम बहुत सालों तक भारत के बाहर रहे, भारत की आत्मा तुम जानते नहीं हो, 2 साल तक सक्रिय राजनीति पर पाबंदी लगाता हूं कि तुम्हें सक्रिय राजनीति करने के लिए अलाउ नहीं करता हूं। गुरु मानोगे ना? हाँ। अब गुरु ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। गांधी ने कहा मैं आपकी बात मानता हूं कि 2 साल तक सक्रिय राजनीति नहीं करूंगा। ठीक है, करूं क्या? तो गोखले ने गांधी को कहा भारत भ्रमण करो। कुछ मैं राजनीति नहीं करने, भारत भ्रमण। तो गांधी जी सारे देश भर में घूमे, सारे देश भर में घूमे। घूमने के बाद भारत के बारे में उनको जानकारी हुई। गांधी जी को क्या जानकारी हुई? भारत के लोग, साधारण लोग नेताओं को कम मानते हैं और साधु और महात्माओं को ज्यादा मानते हैं। गांधी जी को रहस्य पता चला भारत का कि भारत के साधारण लोग जो बहुसंख्य है वो नेताओं को कम मानते हैं, साधु महात्मा को ज्यादा मानते हैं। तो गांधी ने निर्णय किया मैं दिखने में साधु और महात्मा बनूंगा, व्यवहार में राजनीति करूंगा, नेतृत्व करूंगा। तो गांधी जी ने साधु और महात्मा बनने के लिए बहुत छोटा रास्ता अपनाया। वो छोटा रास्ता क्या है? एक मौका देखकर ऊपर का शर्ट फेंक दिया, हो गया खाली है, ऊपर खाली हो गया, कपड़ा फेंक दिया। अब धोती जो है, देखा गांव में लोग जो है आधी पहनते हैं, तो उसने भी आधी पहनना शुरू कर दिया। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बैरिस्टर आदमी है भाई, हमारे जैसा किसान थोड़ी है, ये बैरिस्टर आदमी, फिर भी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं, फिर भी आधी धोती पहन रहा है, जरूर कोई महान आत्मा होगा। तब से गांधी जी जो है वो लोगों की नजर में महात्मा हो गए। व्यवहार में वो राजनीति करते रहे, व्यवहार में वो नेतागिरी करते रहे, मगर दिखाने में साधु और महात्मा बनते रहे। तो साधु और महात्मा लोग मानते रहे, इसलिए बीच बीच में गांधी जी उपवास करते थे, 21 दिन का उपवास। थोड़ा खाते भी थे, मगर अखबार वालों को बोल दिया है खाने का मत लिखना, उपवास का लिखना। खाते थे तो प्रचार होता था महात्मा 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 महात्मा, प्रचार होता था। तो इस तरह से
गांधी जी उपवास करते थे और हर चीज का प्रार्थना करते थे, तो लोगों को लगता है धार्मिक आदमी, साधु आदमी है, महात्मा आदमी है। बस उसी का सहारा लेकर गांधी जी प्रचार में महात्मा और साधु बन गए, व्यवहार में राजनीति करते रहे। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया प्राइमरी मेंबरशिप। कांग्रेस वाले चिंता में पड़ रहे, आजादी का क्या होगा। देखो नौटंकी बाज का, गांधी कितना नौटंकी बाज था। उदाहरण, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस कि मैं प्राइमरी मेंबर से इस्तीफा। कांग्रेस के लोग चिंता में पड़ गए, डेलीगेशन लेके गए गांधी जी के पास, आजादी के आंदोलन का क्या होगा। आप अगर नेतृत्व नहीं करेंगे तो आजादी के आंदोलन का क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा चिंता मत करो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो सिंगल लाइन का। कदीर साहब देखो गांधी जी का दिमाग, एक लाइन, दो लाइन नहीं, एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करना, आंदोलन करने का सर्वाधिकार गांधी जी को बहाल किया जाता है। बस एक लाइन का रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास कर देना, वो मेरे पास ले आना। बस मैं आंदोलन का नेतृत्व तो अपने हाथ में, दोबारा मेरे को पूछना नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, कब पीछे ले रहा हूं, कब शुरू कर रहा हूं, पूछना नहीं मुझे। तो ज्यादा लंबा प्रस्ताव पास करेंगे तो साला कंडीशन लगा देंगे। गांधी जी ने कहा एक लाइन का प्रस्ताव पास करो। तो इस तरह से ये सारा पाखंड जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। मगर मैंने एक किताब लिखने के लिए लिया है, उसका टाइटल है गांधी जी महान थे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। आज तक ऐसा कोई किताब नहीं आया है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं जो किताब लिख रहा हूं, बहुत सा मटेरियल तैयार है, गांधी जी महान थे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क। तो आदमी बड़ा है तो क्वेश्चन एक लगाने से कैसे होगा, डील नहीं होगा ना। जितना बड़ा आदमी है उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो वो किताब 101 घटनाएं मैं जानता हूं गांधी जी की, सारी अव्वल दर्जे के बदमाशी की। वो लिखने से गांधी जी कितना महान थे सबको मालूम हो जाएगा। भारत की तमाम भाषाओं में लिखा जाएगा, उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे ना, हाँ ये हमारा साथी, हाँ ये ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में, हिंदी में, ये सब जानते हैं। तो इस तरह से हमारे लोगों को ये जानकारी होगी कि गांधी जी की वजह से ओबीसी के लोगों का जो भारी नुकसान हुआ है, किस समय ने आपको सबूत के साथ बताया ना, ऐसी बहुत सारी बातें। तो साथियों इस तरह से गांधी जी इंग्लैंड में गए 2 बकरियां लेकर गए। अंग्रेज के पत्रकारों ने देखा, तो थोड़ा देर पत्रकार बकरी को देखते, थोड़ा देर गांधी जी को देखते, फिर बकरी को देखते, फिर गांधी जी को देखते। तो गांधी जी ने कहा ये मेरी है। अच्छा, मतलब पत्रकारों को यकीन नहीं होगा कि गांधी जी की बकरियां। कहा हाँ मेरी। ये 2 क्यों लिया, एक से काम नहीं चलता, नहीं अलग अलग है, वैरायटी अलग है, तो दूध अलग वैरायटी का मिलता है। गांधी जी को लोग काजू बादाम किसकिस देते, खाते नहीं, बोलते दांत नहीं है, चबाने का कष्ट क्या करना है, बकरी को खिला देते थे। बकरी को खिलाने से क्या होगा कि बकरी खाएगी, दूध में तो सब आएगा ही आएगा। गांधी जी महान थे। ऐसे बहुत किस्से हैं जो 2 दुनिया वालों को पता है नहीं है, वो मुझे जानकारी है। तो इस तरह से हमारे राजनीतिक इतिहास में ये बातें बहुत अहम है कि उन्होंने हमारे लोगों के आजादी के अधिकार को खत्म कर दिया। आजाद भारत में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता तो आजादी मिलती, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो आजादी नहीं मिली। असल बात यह है। इसलिए मैं आप लोगों को ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये जॉइंट इलेक्टोरेट की कुछ नई बातें आप लोगों को बताई। मैं यहीं पर आप लोगों को अपनी बात समाप्त कर देता हूं। ये जॉइंट इलेक्टोरेट जो है ये आज भी चालू है। ये संविधान पढ़ लो तो संविधान के आर्टिकल 330
आर्टिकल 330 में लिखा हुआ, संविधान ले लो और इसमें लिखा हुआ जो है 330 पढ़ो। 330 में आपको मिलेगा 361, 320, 330, 323, 330 देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा हो गया। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। फिर दूसरा है 34 334 में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीज आफ्टर 60 ईयर। इसका मतलब है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ना रहना, यानी 70 वर्ष तक ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन चालू रहा। बाबा साहब आंबेडकर ने 10 साल के लिए लिखा, 70 साल तक चालू कैसे रहा? हमारे लोगों को पता ही नहीं। हमारे लोगों ने रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल एजुकेशन, इसके लिए आंदोलन किया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल के बाद बढ़ाते रहे, हमारे लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया कि 10 साल के लिए और पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। हमारे किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने कोई आंदोलन नहीं किया। बगैर आंदोलन के अगले 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, यानी बाबा साहब आंबेडकर ने 70 साल में केवल 10 साल लिखा, इन्होंने 60 साल दिया। कांग्रेस ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले में एक है। तुम्हारे लोगों को बहुत सारी बातों का जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं, अरे जानकारी नहीं है भाई, पता ही नहीं है। और अनपढ़ लोगों को जानकारी नहीं, अनपढ़ लोगों को पता नहीं, नहीं, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं, ये है समस्या। तो हमारे लोग क्या कहते हैं, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ज्वाइंट इलेक्टेड से चुनकर जाने वाले एमएलए को क्या कहते हैं, एमपी को हमारे लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं दलाल बड़ुआ है। हमारे लोग क्या कहते हैं, विधायक जी, विधायक जी, सांसद जी। अबे बाबा साहब दलाल कह रहा है, बाबा साहब बड़ुआ कह रहा है, और तू बाबा साहब जिंदाबाद करने वाला आदमी कहते हो विधायक जी, सांसद जी। अबे बाबा साहब को मान रहा कि नहीं मान रहा तू है? बाबा साहब को मान रहा कि नहीं मान रहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ में, मुजफ्फरपुर में ऐसा हिंदी बोलते है क्या उस इलाके की कोई है? मेरठ वाले के लोग, ये लड़की है, ये हमारे कार्यकर्ता की, हापुड़ की, ठीक है, ये हापुड़ की, और भी एक हमारी है लीडिंग फंक्शनरी, ऐसा बोलते। तो इस तरह से ये बात आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जॉइंट इलेक्टोरेट ने ऐसे लोग पैदा किए, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, अनपढ़ों को कहां से होगा? पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, पढ़े लिखे लोग बोल रहे विधायक जी, पढ़े लिखे लोग बोल रहे सांसद जी, बाबा साहब कह रहे दलाल जी, भड़वा जी। अब दलाल को जी नहीं लगता, क्या करे? भड़वा को जी नहीं लगता, कभी कोई नहीं सुना आपने दलाल को जी लगाते हुए? है सुना? कभी नहीं लगता। तो इस तरह से ये ऐसी बहुत सारी दुख भरी कहानी है। मैं लंबा लंबा बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार बहुत आदमी लंबा लंबा बोलता है, तो लंबा बोलता हूं मगर हर बोलने में डाटा होता है, नई जानकारी होती है जो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। धन्यवाद।